नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। झुंझुनू की सिंघाना थाना पुलिस ने सातड़िया हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 बाइकों को भी जब्त करने का दावा किया। मिली जानकारी के मुताबिक हिस्ट्री शीटर उमेश सातड़िया के पिता हरफूल की पैसों के लेन देन को लेकर हुक्मा की ढाणी के फार्म हाउस पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई थी। टीमों ने 72 घंटे में ही हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने खानपुर निवासी वेद प्रकाश, इंडाली निवासी नरेंद्र सिंह और भड़ौदा निवासी सुनील को गिरफ्तार किया है। आज तीनों मुलजिमान को 72 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। वेद प्रकाश और नरेंद्र है, ये तो ग्राम इंडाली से गिरफ्तार हुए हैं और सुनील जो तीसरा मुलजिम है वो सीकर से डिटेन किया गया और यहाँ लाके तब बाद पूछताछ उसको गिरफ्तार किया। कोचिंग नगरी कोटा में एक तरफ डेंगू का बढ़ता कहर तो दूसरी तरफ संभाग के अस्पतालों में संविदा कर्मियों का आंदोलन। मरीजों और उनके परिजनों का हाल बेहाल है। जी हां, कोटा में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। मरीजों की तकलीफों में इजाफा हो रहा है। संविदा कर्मचारियों की हड़ताल भी है, जो पिछले 1.5 साल से अटके पड़े एरियर भुगतान को जारी करने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल हड़ताल से अस्पताल की पूरी व्यवस्था ठप हो गई है। परामर्श पर्ची से लेकर जांच और वार्डों तक में अव्यवस्थाएं हैं। भी नहीं बना रहे, बीपीएल का पर्चा यहाँ भी नहीं बता रहे। यूँ गए उधर जाओ, कहाँ जाए, कहाँ फिरते फिरे। हम 1 घंटे से खड़े हैं लाइन में। क्या पर्ची काटने वाले 10 मिनट से एक पर्ची काट रहे हैं। जो सर्टिफिकेट बनाने आए हैं उसके लिए कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं, अभी तक भी नंबर नहीं है। मतलब लाइन काम बहुत धीरे हो रहा है और भीड़ इतनी है कि मतलब कोविड का भी कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा। कोटा की एक कॉलोनी जनकपुर के लोग 20 साल से पट्टे का इंतजार कर रहे हैं। वो भी तब जब 2001 से 2002 में ही इन लोगों ने पट्टे के लिए आवेदन किया था और आवेदन शुल्क के रूप में 13,500 रुपए यूआईटी में जमा करवा दिया था। लेकिन कॉलोनी की 2 गलियां जिनमें 54 मकान हैं, रेलवे ट्रैक के नजदीक होने का मामला यूआईटी और रेलवे डिपार्टमेंट के बीच फंस गया और इंतजार का अंधेरा गहराता गया। इन लोगों ने यूआईटी के अधिकारियों के पास जाकर गुहार भी लगाई, लेकिन आज तक किसी अधिकारी ने इनकी सुध तक नहीं ली। उल्टा नियम और कायदों की दुहाई देकर इन्हें चुप कराने की कोशिश की गई। कैंप लगाए गए, आश्वासन दिए गए, लेकिन पट्टा नहीं दिया गया। रेलवे से एनओसी मांगी गई कि रेलवे जब एनओसी देगा तब आपको पट्टा जारी कर दिया जाएगा। 2008 में रेलवे ने एनओसी भी जारी कर दी, लेकिन अधिकारी हैं कि उस एनओसी को भी मानने के लिए मना कर रहे हैं। हालांकि हाल ही में रेलवे ने ये बात लिखित रूप में दी है कि जो 2008 में एनओसी दी गई थी वो एनओसी आज भी वैलिड है और उसी के आधार पर पट्टे जारी किए जा सकते हैं। भारत पाक बॉर्डर पर बसे बाड़मेर में गृह विभाग की मंजूरी के बाद 9 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। इंडियन बनने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं था और क्यों ना हो, अब वे इंडियन जो हो गए, अब उन्हें सारी मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। नागरिकता देने के दौरान गृह विभाग की उप सचिव भवानी शंकर भी उपस्थित थे। कलेक्टर लोक बंधु ने मुंह मीठा कराया। बाड़मेर में ये जो कैंप था, होम डिपार्टमेंट से डिप्टी सेक्रेटरी साहब भी पधारे हैं। ये इसलिए था कि जो पाक विस्थापित हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। आपके सामने ये खुशी से चमकते हुए चेहरे हैं और मिठाइयाँ भी बन रही थी। ये इंडियन नागरिक होने की खुशी थी। इसके लिए मैं पूरे प्रशासन, पूरे मीडिया जगत का भी धन्यवाद करता हूँ। दरअसल बरसों से हिंदुस्तान में आ बसे ये लोग अब शरणार्थियों की तरह रह रहे थे। मूलभूत सुविधाओं से महरूम इन लोगों की जिंदगी बेहद दुश्वार थी, लेकिन नागरिकता मिलने के बाद हालात बदलने की उम्मीद है। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी दस्तक दे चुकी है। रात का तापमान 10 डिग्री तक पहुंच चुका है। लिहाजा गुजरात से आने वाले पर्यटक
माउंट आबू का रुख कर रहे हैं। जी हां, इस बार सैलानियों का आना दीपावली से पहले ही शुरू हो चुका है। गुलाबी सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक यहां आ रहे हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। तो काफी ठंडा, आप जैसे देख रहे हो, हमने दो स्वेटर पहन रखे हैं, जैकेट। और आप लोग ये ध्यान रखना, अगर विंटर के मौसम में आ रहे हो तो मतलब जैकेट्स, अपने जैकेट्स, मफलर, ग्लव्स वगैरह सब साथ में होने चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है। अल सुबह माउंट आबू के पोलो ग्राउंड पर धुंध की चादर देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि समय से पहले ही मौसम में बदलाव के कारण तापमान में लगातार कमी आ रही है, जिससे यह सैलानियों का हुजूम उमड़ रहा है। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से बंद पड़ा पर्यटन व्यवसाय एक बार फिर पटरी पर आने लगा है, जिससे कारोबारी राहत की सांस ले रहे हैं। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। उत्तर प्रदेश की हरदोई पुलिस ने देहात कोतवाली क्षेत्र के लालतापुरवा में दुकानदार की हत्या का खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक लालतापुरवा में करवा चौथ की रात दुकानदार की पत्नी ने ही प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कराई थी। मृतक के सगे फुफेरे भाई से उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग था। पुलिस ने आरोपी पत्नी के साथ हत्या करने वाले उसके प्रेमी संग 2 नाबालिगों को भी दबोचा है। 3 आरोपी गाजियाबाद के रहने वाले हैं और वहीं से आकर उन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया था। ऐसे काफी दिनों से मधुर संबंध थे और दोनों ने मिलकर की पूरी घटना को प्लान किया था। शिवम दिल्ली से आया था, फर्रुखाबाद में मोबाइल स्विच ऑफ करके अपने साथियों सहयोगियों के साथ पूरी घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई देसी पिस्टल और चाकू बरामद कर लिया है। एसपी ने खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। हरियाणा के गुरुग्राम में उन्होंने जुम्मे की नमाज खुले में पढ़ने पर फिर हंगामा किया। गुरुग्राम से सेक्टर 12A से सामने आई तस्वीर में कुछ लोग हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर नारे लगाते हुए नजर आए। इस मुद्दे पर जारी विवाद को देखते हुए वहां पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए थे। इस बीच मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग वहां नमाज पढ़ने के लिए पहुंच गए। बताया गया कि जगह पर 3 साल पहले प्रशासन की मौजूदगी में नमाज पढ़ने पर सहमति बनी थी। इसके बावजूद जब हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने विरोध करना शुरू किया, तब पुलिस ने करीब 50 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। वहीं हालात बिगड़ता देख मुस्लिम समुदाय के लोग असमंजस में पड़ गए। हालांकि बाद में उन लोगों ने पुलिस की सुरक्षा में नमाज पढ़ी। इससे पहले गुरुग्राम के सेक्टर 47 में भी ये मुद्दा तूल पकड़ चुका है। पंजाब के लुधियाना में अचानक सड़क धंसने से एक स्कूटर पर सवार 2 बच्चों की जान पर बनाई। दोनों बच्चे स्कूल जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में सड़क धंस गई और वे गड्ढे में जा गिरे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें साफ दिख रहा है कि उस सड़क पर लगातार लोगों का आना जाना जारी था। तभी सड़क पर एक बड़ा हिस्सा धंस गया, जिसका अंदाजा स्कूटर सवार उन बच्चों को नहीं हुआ और वे गड्ढे में गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना की जगह से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें सड़क का कोई छोटा मोटा हिस्सा धंसा नहीं दिखा, बल्कि वहां बेहद बड़ा और गहरा गड्ढा बन गया। इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद लुधियाना नगर निगम के कुछ कर्मचारी वहां पहुंचे। उन्होंने उस रास्ते से ट्रैफिक के गुजरने पर रोक लगा दी। इस हादसे ने लुधियाना नगर निगम के कामों पर भी सवाल खड़े कर दिए। गुजरात के भरूच में उस समय हड़कंप मच गया जब एक सीएनजी पंप में गैस भरते वक्त जबरदस्त धमाका हो गया। हुआ यूं कि सीएनजी पंप के कर्मचारी एक कार में गैस भर रहे थे। कार का ड्राइवर भी उनके साथ बाहर खड़ा था। इसी बीच एक दूसरी कार भी गैस भराने के लिए वहां पहुंची। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पहले वाली कार में एक जोरदार धमाका हो गया। धमाका होते ही वहां मौजूद कर्मचारी और दूसरे लोग जान बचाने के लिए तेजी से दूसरी तरफ भागे। धमाका इतना जबरदस्त था कि कार के परकच्चे उड़ गए। सीएनजी पंप की छत के हिस्से तक टूटकर कार के ऊपर आ गिरे। यही नहीं, दूसरी तरफ मौजूद कार को भी धमाके से नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें धमाके के बाद सीएनजी पंप में हुई बर्बादी साफ दिखाई दी। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद लोग किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब हो गए और किसी को कोई गहरी चोट नहीं आई।
उत्तर प्रदेश के बहराइच में अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस की नाक के नीचे प्रतिदिन खनन माफिया के वाहन बेखौफ फराटा भर रहे हैं। खनन माफिया पर शिकंजा कसने के लिए बनी टीमें सिर्फ रस्म अदायगी तक सिमट कर रह गई हैं। खनन माफिया धरती का सीना चीर कर मालामाल हो रहे हैं। खनन माफिया कोतवाली नानपारा क्षेत्र स्थित इटहा गौशाला की सरकारी जमीन पर भी अवैध खनन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, खनन माफिया दिन के उजाले में सरकारी जमीन से बालू का खनन कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन उनकी हर शिकायत अनसुनी रह गई। पुलिस और राजस्व कर्मचारियों की साठगांठ से चल रहे अवैध खनन से सरकार को प्रतिदिन लाखों के राजस्व का चूना लग रहा है। जिले के कई स्थानों पर तो जेसीबी मशीनों को लगातार अवैध खनन कराया जा रहा है। खनन माफिया का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि वे न सिर्फ सरकारी जमीन बल्कि किसानों के कृषि योग्य भूमि को भी नहीं छोड़ रहे। कई बार तो माफिया का बालू लदा वाहन पकड़ने गए पुलिस कर्मियों पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया गया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक तरफ माफिया सरकार के राजस्व को चूना लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिन दहाड़े जिला प्रशासन को चुनौती भी दे रहे हैं। दीपावली करीब है, इससे पहले दशहरा गुजर चुका है। कुल मिलाकर जबरदस्त त्योहारी मौसम है। ऐसे में शौकीनों के जाम छलकने की चाहत की वजह से शराब की खपत बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में अवैध शराब बनाने और उसकी बिक्री को रोकने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जिला स्तर पर अधिकारियों को नियमित छापेमारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें पुलिस प्रशासन की भी मदद ली जा रही है। तस्वीरें बहराइच की हैं, जहां आबकारी विभाग और पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला रखा है, जिससे शराब का अवैध कारोबार करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ बढ़ती डिमांड, दूसरी तरफ दबिश का डर, लेकिन त्योहारी मौसम में मालामाल बनने की हसरत हर डर पर भारी पड़ रही है। अवैध शराब के खिलाफ संयुक्त टीमों ने जिले के 4 थाना क्षेत्रों में छापेमारी की और सरयू नदी की कछर में बन रही 6 अवैध शराब भट्टियों को नष्ट करने में सफलता पाई। पुलिस ने जिले के अलग अलग जगहों से 245 लीटर अवैध शराब बरामद की और 25 कुंतल लहन नष्ट किया। आबकारी विभाग ने 5 अभियोग दर्ज कर 2 व्यक्तियों को भी दबोचा है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में अब अश्लील गाना बजाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा और ऐसा गाना बजवाने वाले का बहिष्कार कर दिया जाएगा। जी हां, डिस्ट्रिक्ट साउंड एंड लाइट एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया है कि किसी भी धार्मिक आयोजन में, चाहे वो विसर्जन का कार्य हो या फिर कोई दूसरा, उसमें मोबाइल डीजे या फिर डीजे किसी भी प्रकार का अश्लील गाना नहीं बजाएगा। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आम जनता से भी निवेदन किया है कि किसी भी डीजे वाले से इस तरह के गाने की फरमाइश न करें, क्योंकि कोई भी डीजे वाला अपनी मर्जी से ये सब नहीं करता। अगर किसी भी डीजे में इस तरह के गाने बजाते पाए गए तो एसोसिएशन की ओर से 5,000 रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा। बैठक में निर्णय लिए गए, जैसे पहले भी हमारे पास शिकायत आ रही थी कि धार्मिक रैलियाँ जो होती है या धार्मिक आयोजन होते हैं, वहाँ अश्लील गाने बजाए जाते हैं या फिर डीजे वाले के द्वारा या फिर समिति के द्वारा जोर जबरदस्ती से बजवाए जाते हैं। तो इसलिए समिति में बैठक किया गया और निर्णय लिया गया कि आगे कभी भी ऐसे कोई कार्यक्रम हो तो उसमें इसको पूरी तरीके से बैंड किया जाए। झारखंड के जमशेदपुर में स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप में लड़कों के साथ लड़कियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने आई लड़कियों ने कहा कि मार्शल आर्ट सीखने से आत्मनिर्भरता आती है, विश्वास बढ़ता है। बेटियां बताती हैं कि वे ताइक्वांडो में नेशनल इंटरनेशनल खेलना चाहती हैं, दुनिया में देश का डंका बजाना चाहती हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग का अपना स्वास्थ्य के लिए, हम लोग का हेल्थ के लिए, हम लोग का सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, हम लोग का सेल्फ डिफेंस के लिए हम लोग को ये सब सीखना चाहिए अपने हेल्थ के लिए। और हमको आगे खेलने का मन है ओलंपिक में। आपको बता दें कि जमशेदपुर के एसएस अकादमी प्रांगण में 3 दिवसीय झारखंड स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। चैंपियनशिप में सब जूनियर, जूनियर, सीनियर और 7वीं कैडेट कैटेगरी में